आप सभी को राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुनील। आइए शुरू करते हैं हम लोग हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि हम लोग बीते दिनों से पढ़ रहे हैं। क्लास हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास, सब्जेक्ट हमारा है जियोग्राफी और हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है। हर रोज़ शाम को 8 बजे ये क्लास होती है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। ये क्लास स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना अभी जिन्होंने शुरू किया है इसी लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। भले ही आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा और भले ही आप कोई स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम दीजिएगा और भले ही आप लोग जो है दिल्ली पुलिस का दीजिएगा या एसएससी का दीजिएगा, चाहे आप एचएसएससी का दीजिएगा, आपको सभी सब्जेक्ट का यूँ कहिएगा एक फाउंडेशन, एक नींव भरने वाला है जो है वो है एनसीईआरटी। इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए या मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स के पीडीएफ फाइल जो है वो अवेलेबल रहने वाले हैं। आइए जानते हैं हमारा चैप्टर कहता क्या है। आज पहला चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था, इसका नाम था एनवायरमेंट, यानी कि आपका पर्यावरण। कहाँ से निकल के आया था वो शब्द आपको याद होगा, अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फ्रेंच शब्द था वो और एनवायरोनेर से निकल के आया था, जिसका सीधा सा मतलब क्या होता है, नेबरहुड यानी कि पड़ोस। और उसके बाद में हम लोगों ने दूसरे चैप्टर के अंदर क्या जाना था, दूसरे चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जाना था, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल जाना था और चट्टानें वगैरह क्या होती है, ये कहाँ से बनी है, हमारी अर्थ जो है वो उसके इनसाइड क्या क्या है। तीसरे चैप्टर में हम लोगों ने जाना था कि हमारी जो अर्थ होती है वो कैसे मूवमेंट कर रहा है उसके अंदर से, जैसे ज्वालामुखी होती है, हमारी अर्थक्वेक होता है, इसको कैसे मेजर करते हैं हम लोगों ने। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा है, ये मेग्मा क्या होता है, लावा क्या होती है, ज्वालामुखी क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें, सडन फोर्सेस वगैरह, या यूँ कहिएगा मेनली हम लोगों ने अर्थ के अंदर और बाहर दोनों टाइप के फोर्सेस वगैरह भी जाने थे। नदियाँ कैसे बनती है, पहाड़ कैसे बनते हैं, पठार प्लेटू कैसे बनते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जान लिया था। आज एक बहुत ही आसान सा लेक्चर है। अगर आप लोगों ने 6वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो ये वाला लेक्चर आप लोगों के लिए बेहद आसान होने वाला है। और इवन जो मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था उससे भी ये बिल्कुल मेल खाता ही है। यहाँ पे जैसे एनवायरमेंट की मैंने आपको एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर बताई थी, वहाँ ही थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का विस्तार दिया हुआ है। इसी वजह से मैं आपको हर बार कहता हूँ पहले आप 6वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़िएगा, तो 6वीं की पढ़ने के बाद में 7वीं और 8वीं के अंदर इसी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंकअप है। यहाँ पे आज के चैप्टर का प्यारे बच्चों हमारा नाम क्या है, एयर यानी कि वायु। क्या है ये चैप्टर, क्या बताना चाह रहा है हमें, चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जैसे कि रोज पढ़ते हैं वैसे ही डेफिनेशन की वाइज पढ़ेंगे, जैसे जैसे एनसीईआरटी ने दे रखा है हमें लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ेंगे। बाइलैंग्वेज ये लेक्चर होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही जो है वो डेफिनेशन आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या कही है कि आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। आप लोगों ने पहले ही चैप्टर में मुझसे जान लिया था कि एटमॉस्फेयर में हमारी अर्थ के चारों तरफ का जो एक ब्लैंकेट बना हुआ है, या यूं कहिएगा एक आवरण बना हुआ है, जो गैसियस का या बहुत सारी गैसेस है इसके अंदर भरी हुई, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं, या कई जगह इसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। All living being on this earth depend on the atmosphere for their survival। जितने भी यहाँ पे जीवित प्राणी रहते हैं, जितने भी यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट है, जैविक घटक यहाँ पे पाए जाते हैं, ये सारे के सारे डिपेंड किस पे होते हैं, इसी वातावरण पे ही डिपेंड होते हैं। अगर आप मुझसे आज पूछें कि सर हम पृथ्वी पे ही रहते ही क्यों हैं, जैसा कि मैंने आपको 6वीं क्लास की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में बताया था कि बाकी ग्रहों से पृथ्वी पे जीवन संभव इसी वजह से ही है क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर पाया जाता है, वातावरण पाया जाता है, वायुमंडल यहाँ पे होता है। बाकी किसी ग्रह पे वायुमंडल नहीं है, इसी वजह से वहाँ पे हमारा जीवन जो है वो नहीं होता है, या वहाँ पे हम लोग नहीं जी सकते हैं या रह सकते हैं। पहुँचने को तो पहुँचते ही हैं, मंगल ग्रह पे भी बहुत सारे साइंटिस्ट जा चुके हैं और सारे ग्रहों की भी जो है स्टडी कर चुके हैं, लेकिन वो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल कंडीशन के अंदर जाते हैं। ऐसे तो है नहीं कि वहाँ पर जाके मौज मस्ती कर रहे होंगे। वो क्यों नहीं रह पा रहे हैं वो, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर यानी कि आपका वातावरण नहीं है। और हमारी अर्थ पे सबसे अच्छी बात यही है, और हम लोग सभी के सभी इसी वातावरण यानी कि इसी वायुमंडल पे ही निर्भर कर रहते हैं या होते हैं। अगली डेफिनेशन क्या कहती है हमें, इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन्स रे।
यह हमें हवा प्रदान करता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी हमारी रक्षा करता है। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव। सर सूरज की कौन सी ऐसी किरणें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है या जो हमारे लिए बड़ी हार्मफुल होती है? तो इसके लिए आप लोगों को समझना होगा यूवी रेज को। यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज, या जिसे हिंदी में पैरा बैंगनी किरणें कहा करते हैं। रिसेंटली ही जैसे आपका 2018 वाला हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था ना, उसके अंदर इसी से क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार बता देता हूँ, हालांकि एनसीईआरटी के अंदर आगे की क्लासों में दिया हुआ है इसका विस्तार, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ। देखिएगा, यूवी एक रेज होती है यूवी ए, एक होती है यूवी बी, एक होती है यूवी सी। ये 3 टाइप की आपकी यूवी रेज होती है। यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, 3 टाइप की लेयर हुई आपकी है। अब इन तीनों में ही अगर देखा जाए तो तीनों क्या खतरनाक है? क्या तीनों ही माँ खतरनाक है? तीनों की तीनों ही बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो खराब है, गलत है। कैसे गलत है सर, कैसे खराब है ये? तो ये खराब ऐसे है कि ये हमारे स्किन को जो है वो कैंसर कर देती है, इसे हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है। लेकिन हरियाणा के पेपर में बड़ी हरामखोरी से सवाल पूछा गया था कि बताइएगा हमें स्किन कैंसर इनमें से किस वजह से होता है। ऑप्शन तीनों ही दिए थे, यूवी ए भी दिया, यूवी बी भी दिया, यूवी सी भी दिया। तो देखो, यूवी ए से भी कैंसर होता है, बी से भी होता है और सी से भी होता है। लेकिन देखिएगा, यूवी ए थोड़ी कम हार्मफुल होती है। हमारी स्किन का जो बाहर वाला पार्ट जो होता है उसी को यूं कहिएगा थोड़ा बहुत इफेक्ट डालती है, ज़्यादा अंदर तक की तह तक को जो है, या जो एपिडर्मा वाला पार्ट बहुत ज़्यादा अंदर तक तह तक खराब नहीं करती। यूवी बी जो होती है ये त्वचा को झुलसा देने वाली रे होती है, ठीक है। इससे कैंसर होता है यूवी ए के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा, और थोड़ा ज़्यादा जल्दी भी होता यूवी ए से भी है, लेकिन थोड़ा धीरे होता है, यूं कहिएगा थोड़े टाइम के बाद होगा, और थोड़ा कम इफेक्ट होगा बॉडी के अंदर, यूं कहिएगा। लेकिन यूवी बी से जल्दी होगा और ज़्यादा इफेक्ट होगा। यूवी सी, अब यूवी ए और बी दोनों से ही खतरनाक है, और इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि हमारी स्किन को जला ही सकती है, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में तो नहीं पाई जाती है। तो फिर खतरनाक कौन सी हुई? यूवी ए और यूवी बी ही खतरनाक हुई। अब आपको तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कैंसर किस वजह से होता है? तो आप खुद ही बताइए इनका क्या जवाब देने वाले हैं। तो आप खुद ही जवाब क्या देंगे? यूवी बी देंगे, क्योंकि इनमें से ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर वो है। यूवी ए ना होता, यूवी बी ऑप्शन ना होता तो ए लगा देते आप लोग। सी भी आप लगा सकते थे, लेकिन सी यहाँ पे आप लोग बड़े ध्यान से चूज कीजिएगा। अगर ये 2 नहीं है तो ही लगाइएगा, क्योंकि यूवी सी जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, ये हमारा किससे बचाव करता है? बहुत ही हानिकारक प्रभावों से बचाव करता है। ये हानिकारक प्रभाव किनका होता है? अल्ट्रा वायलेट रेज का, यानी कि पैरा बैंगनी किरणों का हमारे ऊपर हानिकारक प्रभाव ना पड़े, इससे हमारी रक्षा करता है एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा वायुमंडल। अगली बात जो हमें यहाँ पे लिख रखी है कि सूरज की किरणों से हानिकारक प्रभावों से हमें बचाता है, तो समझा चुका मैं आपको। क्या यह हवा का वह द्रव्यमान है जिसने पृथ्वी पर तापमान को जीवित बनाया हुआ है? ठीक है, इट इज द मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन अर्थ लाइवेबल। देखिएगा इसका मतलब क्या है। ये इस टाइप का एक ब्लैंकेट बना हुआ है जिसके अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऐसा नेचर है कि वो अंदर आ तो गई लेकिन बाहर जाती नहीं है, वो थोड़ी हैवी टाइप से होती है। तो यूँ कहिएगा कि वो अर्थ के अंदर जब तक रहेगी तब तक वो टेम्परेचर मेंटेन रखेगी। अब आप कहेंगे गुरुजी टेम्परेचर मेंटेन रखेगी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो क्या दिक्कत है? कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भी प्रॉब्लम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल है क्या इसका कोई? बिल्कुल है। 2 प्लेनेट की बात करता हूं मैं, एक तो बुध ग्रह मरकरी यानी कि एक शुक्र ग्रह यानी कि विनस प्लेनेट है। अब बुध ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड 0 है ही नहीं, वहां की रातें बर्फीली है, टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। हालांकि सूरज के सबसे पास जरूर है वो, लेकिन रात का टेम्परेचर जो है माइनस में आ जाता है और दिन का टेम्परेचर जो है वहां का बहुत ज्यादा 400 प्लस चला जाता है। आप शुक्र ग्रह की बात करिएगा, विनस प्लेनेट जो हॉटेस्ट प्लेनेट कह सकते हो, सबसे गर्म ग्रह है हमारा, वहां का टेम्परेचर 600 प्लस चला जाता है। कारण क्योंकि वहां का जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो 95+% का है। सर हमारे ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? तो हमारे ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ये अकॉर्डिंग टू मैं एनसीईआरटी बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसका लेवल 2018 में यूएनओ के अकॉर्डिंग बात करें तो थोड़ा सा बढ़ गया है, 0.04 हो चुका है परसेंटेज में यहाँ पे। अगर ये दोनों ऑप्शन आए तो क्या लगाएंगे आप लोग? 0.04 लगाएंगे, और दोनों ना हो तो जाहिर सी बात आप अलग अलग चूज कर ही सकते हैं। तो हमारी जो हमारा ये
आपका वातावरण है, पूरा वायुमंडल है, इस पे ऊपर जो है इसको हमें जीवित बनाया है। इस पूरे लेयर के अंदर यूं कहिएगा हम लोग टिके हुए हैं, इसी वजह से ही टिके हुए हैं। याद रखिएगा आप लोग, इस वातावरण की वजह से टिके हुए हैं, क्योंकि इसने बहुत सारी गैसों को एक थोड़ा थोड़ा कंट्रोल मात्रा में रख रखा है। वायुमंडल की संरचना क्या है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, इनको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो थोड़ा करके थोड़ा फास्ट टॉक करके आपको बता रहा हूं ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो खराब ना हो। अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल की संरचना की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा ये आपका 78% नाइट्रोजन होती है। बीते लेक्चर में बता चुका हूं 21% जो है आपकी ऑक्सीजन है। मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट 20.95 के आसपास होती है, लेकिन यहाँ पर राउंड फिगर 21 ही कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अभी बताया मैंने 0.03% या 0.04 वाला मैंने आपको समझा दिया। ऑर्गन 0.93% दे रखा है। और अगर आपसे पूछा जाए एकमात्र ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है अर्थ के ऊपर, तो सबसे ज्यादा अर्थ के ऊपर पाई जाती है ऑर्गन। ये नोबल गैस है, याद रखिएगा, या नॉन रिएक्टिव गैस है, या जिसके अंदर आग नहीं पकड़ती वो वाली गैस है ऑर्गन। इसका यूज हम लोग ट्यूबलाइट वगैरह के अंदर यूज किया करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह के अंदर भी इसका यूज किया करते हैं, आर्क वेल्डिंग में भी यूज करते हैं, पढ़ेंगे आगे हम लोग। बाकी और भी गैसेस है यहाँ पे 0.04% के साथ में, बाकी अन्य गैसेस जो है यहाँ पे पाई जाती है आपकी। ठीक है, इन सभी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसी गैसें हैं जो वायुमंडल में थोक में पाई जाती है, क्योंकि आप देखिएगा 78% जो है नाइट्रोजन है और 21% जो है आपकी कौन सी है, ऑक्सीजन है। तो लगभग आपका 100% के पास ही तो पहुंच गए आप लोग। थोक क्या, सारा कुछ यही तो होता है आपका। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक, ये तो खैर सेम रिपीट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। इन्हीं गैसों के अलावा छोटे छोटे धूल के कण भी हवा में मौजूद होते हैं। रेत की कण आप लोग देखते होंगे ना, बाहर से जब जाते हैं तो फिर चेहरे पे आप ना घर जाके ना ऐसे करके देखिएगा, आपको मिट्टी देखने को मिलेगी। खैर मैं बहुत सुंदर हूँ इसलिए मेरे चेहरे पे जमा भी मिट्टी नहीं है। वेट वाइप्स होते हैं, ठीक है, वेट वाइप्स घर जाके आप एक बार ऐसे रगड़ के देखना। लॉकडाउन के बाद ही ढंग से पता लगा था कि वेट वाइप्स और सैनिटाइजर, वैसे मैं बीटेक अपने कॉलेज में पढ़ा करता था ना, उस दौरान लड़कियां तो सैनिटाइजर उसी टाइम पे रखा करती थी। तो मतलब ये कुरकुरे खा के सैनिटाइज करके यूं कर लिया करती थी। एक बार जब मैंने डाला बेटे हाथ ठंडे ठंडे हुए, मैं अपनी मतलब सच्चाई बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगा कि बेटे क्या बात है यार, मतलब ये तो अच्छी चीज़ है। तो खैर उस टाइम पे भी और अभी भी मैं तो ऐसे करता हूँ, सैनिटाइज कर कोई करवा भी दे फिर साबुन से हाथ धोए बिना थोड़ा अजीब ही लगता है, ठीक है। तो खैर लड़कियां हमसे ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा समझदार है और ये बहुत पहले से स्वच्छता अभियान की ओर जुड़ी हुई थी, ठीक है। अब इसका मतलब नहीं कि हम सूगल हैं लड़के, ठीक है, हम भी बहुत साफ हैं, हाइजेनिक हैं, ठीक है, हम नेचुरली साफ सुथरे हैं, ठीक है। हम मतलब नेचुरली इन द सेंस कि हम साबुन से हाथ धो लेते हैं, ठीक है, हम सैनिटाइजर का यूज ही नहीं करते। थोड़े बहुत गरीब गुरूब भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल की ओर जाते हैं। तो नाइट्रोजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन इज द मोस्ट मतलब प्लेनेफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस जो है वो हमारे इस एटमॉस्फेयर में है, क्योंकि मैंने आपको बताया है अभी 78% जो है यही गैस पाई जाती है। पौधों को जीवित रहने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर आपसे पूछा जाए सर नाइट्रोजन किस लिए जरूरी है, तो ये प्लांट के लिए बहुत जरूरी होती है। प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, क्योंकि वो जीवित अगर रहना चाहते हैं तो उन्हें नाइट्रोजन चाहिए। सर इसका एग्जांपल दोगे कोई? बिल्कुल दूंगा ना। यूरिया खाद जानते हो ना, यूरिया का जो बैग होता है उसके ऊपर आप देख लेना 46% नाइट्रोजन लिखी होती है उसके ऊपर, ठीक है। यूरिया क्यों डालते हैं? क्योंकि पौधों को ही तो डालते हैं। जैसे ही यूरिया खाद डालते हैं पौधे टक 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 एकदम तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं बढ़िया तरीके से। क्यों उनके कान खड़े क्यों होते हैं? इसी वजह से, क्योंकि जो है नाइट्रोजन से वो जीवित रहते हैं। सीधे हवा से नाइट्रोजन ले नहीं सकते। बैक्टीरिया जो कुछ पौधों की मिट्टी को जड़ों में रहते हैं वही जो है उसको नाइट्रोजन क्या करते हैं, देखिएगा। अब वैसे नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हवा के अंदर, नाइट्रोजन डाली क्यों हम लोगों ने खेत के अंदर, तो सीधे वो नहीं ले सकते। जो मिट्टी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और फिर पौधों को देते हैं। हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और अपना रूप बदलते हैं ताकि पौधे इसका उपयोग कर सके, ठीक है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। बैक्टीरिया दैट लाइव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स take nitrogen from the air and change its form so that plant can use it, ठीक है, समझ आई आपको बात में। अगली बात है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हवा में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, सबसे ज्यादा दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। ऑक्सीजन हवा में
रिपीट कैसे हो रहा है अभी, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये चीज इंपॉर्टेंट है और याद करनी है, और बचपन से पढ़ते आए हो तो याद ही है। देखो 7वीं क्लास पढ़ रहे हैं, ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी देखिए कितना मजा आता है। हालांकि छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन पढ़ के बड़ा मजा आता है। मैं खुद कह रहा हूँ मुझे बहुत मजा आता है पढ़ा के भी और पढ़ के भी। आप लोगों को भी मजा आता होगा। नोट्स जरूर बनाइएगा वरना पढ़ेंगे मुंह पे थप्पड़, ठीक है ना। हराम करो, नोट्स जरूर बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड ये फोटोसिंथेसिस के दौरान देखो दोनों में अलग अलग ही ये ऑक्सीजन तो क्या करेंगे, छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। हमारा उल्टा तो काम किया करते हैं ये। मनुष्य या जानवर कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, ठीक है। अब जानवर हो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह अगर ये बढ़ रही है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसी की वजह से बढ़ भी जाएगा। हमारे जो अर्थ पे गर्मी वगैरह है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। गूगल सर्च इंजन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, या आप कहिएगा फूली हुई रोटी में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ब्रेड बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, ड्राई आइस होती है सूखी बर्फ, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो इन चीजों में कार्बन डाइऑक्साइड का यूजेज है, ये आप याद भी कर सकते हैं। चलो अगली बात हम लोग पढ़ते हैं क्या कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। When air is heated, it expand, become lighter and goes up। और ठंडी वायु सघन और भारी होती है इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी, ठीक है। और गर्म वायु ऊपर उठने के पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र जो है चलता रहता है। दैट इज व्हाई टेंड्स टू सिंक डाउन व्हेन हॉट एयर राइज, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रसेस देयर टू फिल इन द गैप। दैट इज हाउ द सर्कुलेशन टेक प्लेस। क्या मतलब है सर इसका, समझाइएगा थोड़ा इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब समझाता हूं। मान लेते हैं कोई हवा है, ठीक है, कोई हवा है, ठीक है। वो हवा जैसे ही गर्म होएगी ना, जैसे ही गर्म होएगी, गर्म होते ही ऊपर उठ जाएगी। कोई भी हवा है वो गर्म होते ही क्या होगी, ऊपर उठेगी। हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, कैसे पता सर जी? वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि कुकर के अंदर जब खाना पकाते हैं तो गर्म होते ही ऊपर हवा आई। कुकर में खाना पकाओ, चाहे आप दूध गर्म करो, कोई चीज गर्म होते ही ऊपर। हमारा भी टेम्परेचर गर्म होते ही आप मार दूंगा, खा जाऊंगा, मतलब ऐसे क्या होता है, यही होता है ना। गर्म होते ही हम लोग भी ऊपर ही उठते हैं, हाइपर हो जाते हैं हम लोग। जैसे ही हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, इसने यही लाइन कही थी, ठंडी वायु सघन और भारी होती है, ठीक है। अब ऊपर क्या है आपकी, ये ऊपर उठेगी फिर बादलों का निर्माण करेगी ये, और फिर क्या होगी, ठंडी होते ही ये क्या हो, हल्की हो जाएगी, दोबारा जमीन पे आ जाएगी, ये वर्षा के रूप में आएगी, ठीक है। और वहां पे क्या करेगी, पानी इकट्ठा होगा, फिर आपका वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी, गर्मी होगी, फिर ये पानी जो है ऊपर जाएगा, और ये सारा का सारा सर्कल जो है चलता रहता है। यही हमें बता रखा है इस पॉइंट के अंदर। आसान है, देखो कितनी प्यारी सी हमारी एनसीईआरटी। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना क्या होती है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले लेक्चर में। 5 इसके अंदर लेयर होती है टेम्परेचर वगैरह के आधार पे। पहली कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आपके मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। टोटल 5 लेयर होती है। पहली सोब सीमा होती है, सोब मंडल जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे सारा का सारा टेम्परेचर आपका बनता है, टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है आपका, बिजली चमकती है, बादल बनते हैं और बारिश वगैरह होती है। पढ़ा चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, यहाँ पे हवाई जहाज उड़ते हैं। मध्य मंडल मैंने आपको बताया था पहले ही पार्ट के अंदर, यहाँ पे जो है आपके उल्का पिंड जो है वो आती है, और उल्का पिंड से धरती पे बचाव होता है, सारी घर्षण वगैरह की वजह से यहीं पे खत्म हो जाती है। और थर्मोस्फेयर जो होती है आपके, या इसको आइनोस्फेयर भी बोलते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं वैसे, एक बहिर्मंडल होता है, एक बाह्य मंडल होता है। इसके अंदर संचार उपग्रह या सारी की सारी रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ काम करती है, सैटेलाइट वगैरह कहाँ काम करते हैं, तो सारे के सारे आपके आइनोस्फेयर में काम करते हैं। जिस बच्चे ने पहला लेक्चर नहीं देखा है देख लीजिएगा, मैंने वहां इसको समझा रखा था। ये आपके थोड़ा सा डिटेल है। ट्रोपोस्फेयर सोब मंडल है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, 13 किलोमीटर होती है। जिसमें हम लोग सांस लेते हैं वो यही वाला पार्ट होता है आपका, ठीक है। लगभग सभी प्रकार की मौसम की घटनाएं हैं, बारिश है, ओलावृष्टि, सारी यहीं पे ही होती है। समताप मंडल 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे फैली हुई है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है लगभग एक जैसा ही हो जाता है, फिक्स हो जाता है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट होती है ये आपकी, ठीक है। और सूर्य की हानिकारक किरणें जिसमें से यूवी रेज मैंने आपको बताई थी, उसको बचाने के लिए जो ओजोन लेयर होती है ना, ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर जो होती है वो इसी के अंदर ही होती है। ओजोन डे आज से ठीक 1 महीने बाद मनाया जाएगा, यानी कि 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे, याद रखिएगा आप लोग। ओजोन परत कहाँ होती है, समताप मंडल में होती है, ये भी मैंने आपको बताया। मेसोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल जो होती है, यहाँ का टेम्परेचर जो है आपका
वो माइनस में ही हो जाता है, तकरीबन 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली हुई है और अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर इस परत में उल्का पिंड जो है जल जाते हैं, धरती पे बचाव हो जाता है। अगर ये लेयर ना होती तो रोज ही बम फूटते, रोज ही पटाखे बढ़ते हमारे। ये चैप्टर आज वाला पीछे के चैप्टरों पर आधारित है, तो आपका यूं कहिएगा रिविजन टाइप से ही हो रहा है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे जो है वो कहाँ पे आती है, आपकी लास्ट वाली लेयर यानी कि जो आपकी आयन मंडल के अंदर आती है, और फाइनल जो आपकी बहिर्मंडल होती है बहुत ही पतली सी लेयर होती है ये, ठीक है, और जहां पे हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें जो है अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो ये वाला पॉइंट आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि एक्सोस्फेयर में कौन सी गैसें होती है, हीलियम हाइड्रोजन या हीलियम हाइड्रोजन कहां पे तैरती रहती है, एक्सोस्फेयर में तैरती रहती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि मौसम और जलवायु के बारे में जाने। 6वीं क्लास में इसको भी पढ़ लिया था आप लोगों ने। दिन प्रतिदिन डे बाय डे जो चेंजेस हो रहा है, मौसम दिन प्रतिदिन वातावरण की स्थिति के अनुसार जो चेंज होता है उसे ही हम लोग मौसम कहते हैं, लेकिन कई सालों बाद में जो चेंज होता है उसे हम लोग जलवायु कहते हैं। लंबे समय तक किसी स्थान की औसत मौसम की स्थिति किसी स्थान की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है। रात दिन में चेंज हो जाए, 2 दिन में 3 दिन में चेंज हो जाए, वो तो मौसम है। आज सर्दी है, कल गर्मी भी हो सकती है, आज बारिश हो रही है, कल धूप आ जाएगी, तो मौसम हुआ। लेकिन जो आपकी जलवायु है, ठीक है, ये जलवायु जैसे बसंत ऋतु है, आपकी सर्द ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, ये कई सालों बाद चेंज होती है। धीरे धीरे आप लोग देख पा रहे होंगे गर्मियां बढ़ रही है, सर्दियां कम हो रही है, ये सारा कई सालों के बाद में होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन रात में जो है चेंज हो जाए आपका। टेम्परेचर किसे कहते हैं? हवा की गर्माहट और ठंडक की डिग्री को तापमान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। हवा के अंदर गर्मी आती है, ठंडक आती है, उसे ही हम लोग द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। अच्छा, एक है आतपन। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने हो सकता है पहले के लेक्चर्स में नहीं पढ़ा हुआ। क्या होता है ये? एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज आइसोलेशन। एक महत्वपूर्ण कारक जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, ठीक है, उसे ही हम लोग जो है वो इंसोलेशन या आतपन के नाम से जानते हैं। देखो आतपन क्या होता है, मान लेते हैं हमारी ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के ऊपर कोई भी टेम्परेचर आया है आपका, ठीक है, और पृथ्वी के अंदर ये टेम्परेचर आया है और ये टेम्परेचर पृथ्वी की परपट्टी पे ही या पृथ्वी की एटमॉस्फेयर के अंदर ही रह गया है, बाहर ये रिफ्लेक्ट होकर नहीं गया है, इसी को ही हम लोग जो है आतपन कहते हैं। ये सौर ऊर्जा जो पृथ्वी द्वारा बाधित आने वाली सौर ऊर्जा है, ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी पे आने वाली सोलर एनर्जी है उसको बाहर नहीं जाने देता, उसी को ही हम लोग जो है आतपन के नाम से जाना करते हैं, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट था, इतना याद कर लेना कि पृथ्वी पर जो टेम्परेचर आता है अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं जाता, उसे आतपन या आपका और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं हम लोग, इंसोलेशन के नाम से पुकारते हैं। अगली बात क्या है हमारी? अगली बात हमारी ये है कि इसमें यहाँ एक पॉइंट दिया है कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। ये तो आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर तापमान मापने की मानक इकाई क्या है, डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर सेल्सियस ने किया था। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंडर सेल्सियस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, फैक्चुअल पॉइंट हुआ कि डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था। डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था? एंडर सेल्सियस ने किया था। और डिग्री सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है और 100 डिग्री पे उबलता है। अच्छे से पता है 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है, 100 डिग्री पे पानी उबल जाता है आपका, ठीक है। ये तो खैर आप अच्छे से जानते ही होंगे। एक पॉइंट और भी दिया है यहाँ पे आपका, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवां भाग का ही प्राप्त कर पाती है। मतलब आप समझिएगा सूरज के अंदर अगर 2 अरब है, अगर मैं कह रहा हूं 100% किसी को भी नहीं पता अभी, अगर सूरज के अंदर 2 अरब टेम्परेचर है, ठीक है, तो उस 2 अरब का केवल जो है हमारा 2 अरब का केवल एक ही भाग जो है हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव ओनली 1 इन 2 आपका 2 अरबवां पार्ट कह सकते हो आप लोग, पार्ट्स ऑफ द सन एनर्जी, ठीक है। ये अरब ही बनेगा ना आपका, ठीक है, हाँ हिंदी में अरब लिख रखा है, 2 अरबवां ही पार्ट आप याद कर लीजिएगा। और ये कुछ पार्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे आपके, देखिए टेम्परेचर मापने के लिए क्या होता है, तापमापी होता है, ठीक है। वायु दाब, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका, वायु दाब यानी कि जो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उसको कौन मापता है? बैरोमीटर। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया, हरियाणा के एग्जामों में भी कई बार पूछ लिया है कि बैरोमीटर क्या होता है, मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और वर्षा मापी कौन मापता है? रेन गेज होता है, वो वर्षा को मापता है। विंड वेन क्या होता है? वात दिग्दर्शी पवन की दिशा को मापता है। तो ये तो सिंपल से ही है, लेकिन वायु दाब मापी बैरोमीटर थोड़ा सा यूनिक है या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है। वायु दाब क्या होता है भाई? हमें वायु दाब पढ़ना है, तो वायु दाब का मतलब है हमारे ऊपर की हवा
हमें अपने शरीर के एक बड़ी ताकत के साथ दबाती है, ऐसे प्रेशर दबाती है। हालांकि इसे महसूस नहीं कर सकते इतना ज़्यादा प्रेशर हम लोग, इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि हवा हमें सभी दिशाओं में दबाती है, ठीक है। अब देखो ऊपर से जो भी प्रेशर हमें पड़ता है वही वायु दाब होता है, लेकिन हमें फील क्यों नहीं होता सर? क्योंकि इधर से भी, इधर से भी, उधर से भी चारों तरफ से इक्वल प्रेशर लग रहा है, इसलिए हमें फील नहीं हो रहा। अगर एक ही साइड से, कई बार आंधी वगैरह चल रही होती है ना, तो आपने साइकिल वगैरह चलाई होगी, जिस साइड हवा चल रही होती है उस साइड आप लोग साइकिल चलाते हैं तो पैडल नहीं मारने पड़ते, सामने की हवा में पैडल मारने पड़ते हैं। बचपन तो आपको याद आ ही रहा होगा, ठीक है। तो हमारा शरीर एक काउंटर दबाव बनाता है, चारों टाइप का जो रहता है आपका, ठीक है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। हवा के दबाव को पृथ्वी की सतह पर हवा के भार के दबाव के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जितना हवा का दाब है हमारे ऊपर आ रहा है वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। जैसे ही हम वायुमंडल की परतों के ऊपर जाते हैं दबाव तेजी से गिरता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर ऊपर उठते जाएंगे तो हमारा जो है दाब जो है वो कम 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 होता जाएगा, और हवा का दबाव समुद्र के स्तर पर सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है यूपीएससी ने पूछा था। एयर प्रेशर मैक्सिमम कहाँ होता है? समुद्र लेवल पे होता है, और ऊंचाई के साथ घटता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपका प्रेशर धीरे 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 जो है वो कम होता रहता है, ठीक है। और क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टली रूप से हवा के दबाव का वितरण किसी दिए गए स्थान पर हवा के तापमान से प्रभावित करता है आपका। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लिक्टेड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट द गिवन प्लेस, ठीक है। किसी अलग अलग जगह का आप सभी को पता ही है कि अलग अलग प्रेशर हो सकता है, दी गई जगह का ही आपका क्षैतिज मान हो सकता है। जैसे मान लेते हैं पहाड़ों का कोई अलग प्रेशर होगा, गुजरात राज्य के अंदर कोई जगह है उसका अलग हो सकता है, हरियाणा के अंदर अलग हो सकता है, अरावली का कुछ अलग होगा आपका। जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है वहां हवा गर्म हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, और यहाँ एक कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। अब देखिएगा क्या है कि मान लेते हैं हवा है, हवा गर्म हुई और गर्म होकर ऊपर उठ गई। ऊपर उठ गई मतलब यहाँ पे क्या है? खाली जगह होगी। ये खाली जगह होगी मतलब ये वैकेंट वाला एरिया हो गया। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा, राजस्थान वगैरह के अंदर जो है वो आपका खाली जगह वाला इलाका है, ठीक है। तो वहाँ पे लू वगैरह भी जो है चलती रहती है। कम दबाव बादल, आसमान और गीले मौसम के साथ में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होता है? कम दाब है तो उस वैकेंट जगह को भरने के लिए क्या होता है? यहाँ पे फिर जो है बारिश आती है और ये खाली जगह जो है भर जाती है। जब भी गर्मी ज़्यादा होती है तो आपने देखा होगा ना, उमस होके ही बारिश होती है जनरली आपकी। अब कुछ एक पॉइंट दिए हैं यहाँ पे हमें, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ पे वायु दाब भी नहीं है। वायु नहीं है तो वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। आपने देखा होगा वो मास्क वगैरह पहने रखते हैं जिसमें वेंटिलेटर वगैरह साथ ही लेके जाते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट जाएंगी, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित होकर मर जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अंतरिक्ष यात्री अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके नहीं जाएंगे, ठीक है, तो जो है उनकी क्या होगा, कैसे मरेंगे वो? तो वो उनकी रक्त शिराएं जो हमारी वेन्स वगैरह जो होती हैं ये फटके ही जो है, वेन आर्टरीज फटके ही वो मर जाएंगे। ये बात आप याद करिएगा। लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे विंड का। विंड यानी कि हवा। अब ये तो देखिएगा हवा क्या होती है, चारों तरफ इधर उधर प्रेशर डालती रहती है, हवाएं होती है। तीन टाइप से डिवाइड करते हैं, एक परमानेंट विंड होती है, एक हमारी सीजनल विंड होती है, मौसमी हवाएं, एक लोकल विंड यानी कि स्थानीय हवाएं होती है। परमानेंट कौन सी होती है? परमानेंट हवाएं वो होती है जो उस जगह की होती है, जो हमेशा चलती रहती है। जैसे कि व्यापारिक पवन होती है आपकी, ट्रेड विंड के नाम से इन्हें पुकारते हैं हम लोग, ठीक है। एक विशेष दिशा के रूप में पूरे साल चलती रहती है, इन्हें परमानेंट कहते हैं। जैसे उत्तर से तो उत्तर से हमेशा ही चलती रहेगी, कभी बंद होएगी ही नहीं, उसे हम लोग परमानेंट विंड कहेंगे। लोकल विंड कौन सी होती है हमारी? लोकल विंड वो होती है जो किसी क्षेत्र के अंदर ही होती है, जब मॉनसून वगैरह के दौरान ही आपका कहिएगा आप लोग, या किसी वर्ष के किसी थोड़े टाइम के लिए ही होती है। ऐसा नहीं कि सारा साल ही बहती हो, आपकी चलती रहती हो वो, ठीक है। उदाहरण के लिए आपकी समुद्री हवा जो होती है वो आप लोग कह सकते हो लोकल विंड का ही एक बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हो आप लोग। भारत के उत्तरी मैदानों की गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को याद करें, इसे हम लोग लू कहते हैं। अब लू देखिएगा ऐसा तो है नहीं कि पूरे भारत में चलती है। उत्तर भारत के इलाकों में जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, पंजाब, यहीं पे ही लू चलती है। बाकी पूरे भारत में लू जो है वो नहीं चलती है। और तो किसी खास जगह की हवा ही, समुद्र की हवा तो समुद्री हवा कह दीजिएगा, लू है तो उत्तर भारत की ये लोकल विंड कहते हैं। सीजनल तो क्या है? ये मौसम के अकॉर्डिंग ही आती है। जैसे मानसूनी हवा है, जैसे भारत में मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, आपका साउथ वेस्ट मानसून से 90% बारिश होती है इंडिया के अंदर, ठीक है।
पवन का नाम उनके आने की दिशा पे निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। जिस दिशा से हवा आती है उसी दिशा का नाम जो है, उसी दिशा के नाम पे उस हवा का जो है वो नाम पड़ जाता है आपका, ठीक है। तो अब क्या है, हमारी ये हवाओं के नाम हम लोग देख लेते हैं कैसे। जैसे हमारी पूरी अर्थ है ये भूमध्य रेखा है। उत्तर पूर्व से हवा आई तो उसे उत्तर पूर्वी कह देते हैं। मान लेते हैं हमारी ये अर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है आपका और ये वेस्ट है। मैं इस टाइप का मैप बना लेता हूँ। ये उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व से आई तो इसे उत्तर पूर्वी हवा कह दिया हम लोगों ने, ठीक है। इसके दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा है दक्षिणी पूर्वी है। ये दक्षिणी पूर्वी यानी कि इधर से ये हवाएं बह रही है आपकी। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, उत्तर और पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हुई है, ठीक है। उसके बाद में इधर आपकी लिखी हुई है ये वाली पछुआ पवन लिखी हुई है। पछुआ पवन यानी कि पश्चिमी हवाएं, ये आपकी इधर ऐसे चल रही है, ठीक है, यहाँ पे। तो ऐसी चीज जो जिस दिशा से हवा आ रही है आपकी, जैसे मैंने दक्षिण पश्चिम मानसून कहा तो ये इधर से आता है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण और पश्चिम के बीच में बहती है आपकी हवाएं। तो ये डायग्राम आपको इतना ही बताना चाह रहा है कि जिस दिशा से हवा आ रही है वो उसी का ही नाम पड़ जाता है। आप सिंपल डायग्राम से इतना याद करिएगा, ऐसे याद करिएगा, इधर से हवा आई तो ये हवा का नाम हो गया, उत्तर से आई तो उत्तर, दक्षिण हुआ तो दक्षिण आपका, ठीक है भाई। एक यहाँ पे फैक्ट्स दे रखा है हमारी एनसीईआरटी ने, ये आर्टिकल दे रखा है। मैं आपको पूरा आर्टिकल टू द लाइन पढ़ के बताता हूँ। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ था और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा, गहन होकर इसे महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरसेमा एवं बालीकुंडा के बीच में क्षेत्रों को प्रभावित किया। महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगर सहित ओडिशा के पूरे तट पर बर्बाद कर दिया। इसे लगभग 130 लाख जो है लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हुई। धान, सब्जियां, फल और खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय यानी कि जो आपके ज्वालामुखी या ज्वार भाटा जो आते हैं, सुनामी वगैरह होते हैं, उनके कारण, लवणता के कारण बहुत सारी जमीन जो है वो भी अनउपजाऊ होगी। सांगवान बांस के बाग जो है वो भी खत्म हो गए। पारादीप और कोणार्क के बीच में मैंग्रोव जंगल है वो भी खत्म हो गए, ठीक है। ये आर्टिकल सर जी आपने क्यों पढ़ा है? ये आर्टिकल मेरा पढ़ाने का रीजन था क्योंकि ये एक चक्रवात आया था और हवाएं जो है मौसम का रूप ले, या किस टाइप से हवा चक्रवात के रूप में किस टाइप से तबाही मचाती है वो इसके अंदर बता रखा है। क्या ये सर पूछा जा सकता है? तो ये देखिएगा नॉर्मल एग्जाम के लिए नहीं था। यूपीएससी की जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो इसे लिख लीजिएगा, जरूर पूछा जाएगा, पक्का पक्का। कई बार ऐसे तरीके से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो जाते हैं। मॉइस्चर क्या होता है भैया आपका? नमी क्या होती है? तो हवा के अंदर नमी, जैसे बारिश वाले मौसम के अंदर, ठीक है, जो हवा होते हैं, जैसे ये हवा के पार्टिकल है, इनके बीच में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाएं तो उसे ही हम लोग जो है मॉइस्चर यानी कि नमी का नाम देते हैं। किसी भी समय हवा में नमी को ही हम लोग मॉइस्चर कहते हैं। जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो ये जल वाष्प बन जाते हैं, इन्हीं से ही फिर बारिश हो जाती है, पानी के बूंदों के रूप में निर्माण होते हैं, पहले बादल बनते हैं, फिर ये ज़मीन पर आते हैं और बहुत तेज़ बारिश हो जाती है आपकी। अच्छा, ये मॉइस्चर का एक एग्जांपल है जेट प्लेन्स, ठीक है, आसमान में उड़ने वाले जेट विमान जो होते हैं अपने पीछे सफ़ेद निशान छोड़ते हैं, कुछ इस टाइप का यही मॉइस्चर होता है। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। जो रॉकेट वगैरह होते हैं अपने पीछे धुआं छोड़ते हैं वाइट वाइट, वो क्या होता है? वो इंजन का मॉइस्चर छोड़ते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ये कई टाइप की बारिश बता रखी है, जैसे हमारी कन्वेंशनल रेनफॉल जनरली यही ज़्यादातर बारिश होती है। गर्म वायु से हवा ऊपर उठती है, बादल बनता है और बारिश हो जाती है। एक पर्वतीय बारिश होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आर्द्र वायु ऐसे ऊपर जाती है, पहाड़ों से टकराती है, फिर बारिश हो जाती है। एक आपकी जो है साइक्लिक रेन होती है, यानी कि चक्रवात द्वारा जो है बारिश होती है, पानी को उठाती है हवाएं जो है और बारिश कर देती है। 90% बारिश हमारे पास में यही होती है। बाकी इन बारिश के बारे में आगे की क्लासों में मैं आपको डिटेल से पढ़ा दूंगा। बस इतना ही था हमारा ये चैप्टर। छोटा सा तो चैप्टर था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर जो आपको नाम समझ में आए, इजी था बिल्कुल ही, ठीक है। बस आपको बुक लेके पढ़ना है। ये आपको मैं गाइड के रूप में हूँ, या समझ समझिएगा कि मैं ही आपका सब कुछ आपकी हेल्प कर दूँ। मैं मेरी तरफ से 100% दे रहा हूँ, लेकिन आपको मेरे से पढ़ते ही अब तुरंत आप किताब लेके पढ़िएगा। जैसे आज अब 8 बजे क्लास होगी तो कल का पूरा दिन आपका होगा, कल 8 बजे से पहले आपका इस चैप्टर को किताब में से पढ़ के नोट्स बन जाने चाहिए, तभी आपका मेरा एनसीईआरटी कराने का बेनिफिट होगा, तभी आपका ये चैप्टर पूरा होगा। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। और जो बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है वो भाग जाए, मुझे व्यूज से मतलब नहीं है। मुझे इन लेक्चर्स पे ऐसा नहीं कि हजारों व्यू आए, व्यूज से मतलब नहीं है। मैं पढ़ाना चाह रहा हूं उन बच्चों को जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की वास्तव में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जो बच्चे वास्तव में गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं। ये क्लास उन्हीं बच्चों के लिए, जो बच्चों का टारगेट है यूपीएससी सिविल सर्विस, उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी काफ़ी महंगी होती है, बहुत पैसे लिए जाते हैं। तो मैं कुछ गरीब बच्चों के लिए मेरी तरफ से, गरीब इन द सेंस जो फाइनेंशियली थोड़े से वीक हैं, नहीं दे पा रहे हैं फिलहाल के लिए, तो उनके लिए मैं मदद कर रहा हूँ। ये
जब कभी आपका मन हो, आपको लगे कि गुरु दक्षिणा देना बहुत जरूरी था, तो सरकारी नौकरी लग के भाई दे देना, तब तक आपसे कोई पैसे की जरूरत नहीं है, लग के आप कुछ भी दे दें, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करिएगा, इस मेरी भावना को समझिएगा, मेरे प्रयास को समझने की कोशिश करिएगा। मैं मतलब ऐसे पागलों की तरह ये पढ़ाई नहीं करवा रहा, ना तो देखो मुझे यूट्यूब से कोई पैसे कमाने का कुछ ऐसा इरादा है फ़िलहाल के लिए, ना ही मेरा कोई ऐसा है कि इस पर व्यूज़ आए, बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों व्यूज़ आए। बस मैं इतना कहता हूँ कि जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, चाहे 5 पढ़ो चाहे 10 पढ़ो आप लोग, ठीक है, वही बच्चे जो हैं इसको यूँ समझिएगा कि अच्छे तरीके से पढ़े और बेस्ट तरीके से पढ़ पाएँ। सभी के लिए पब्लिक है ये क्लासें, ठीक है। आलतू फालतू ये चक्कर काटने वाले बच्चे ना पढ़ें। यूपीएससी क्या है, कैसे काम करता है, या HCS क्या होता है, इसके लिए मैं जल्दी एक मोटिवेशनल टाइप का वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, सिलेबस वगैरह बना दूंगा, ताकि आपको किताबें वगैरह भी बता दूंगा, कैसे मेरे साथ बढ़ना है आपको, कैसे मेरे साथ में आगे चलना है आपको, ताकि आपका 2021 का या 2022 वाला सपना जो है वो पूरा हो जाए। फिर भी कोई डाउट रहता है आपका छोटा मोटा, तो आप मुझसे बेझिझक पूछिएगा। सीरियस एस्पिरेंट के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल रात को फिर 8 बजे हाजिर होऊंगा, ठीक है, NCERT की क्लास लेके। और दूसरी बात, करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर भी आप देखिएगा, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी आते हैं हर रोज़, वो भी देखिएगा आप लोग, रात को ही वो अपलोड हो जाएंगे आपके। धन्यवाद, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे सभी को।